पूनम की एक बेटी थी जिसका नाम साक्षी था। वो अभी 2 साल की थी। पूनम दूसरी बार गर्भवती होती है और उसे फिर से एक बेटी होती है, लेकिन दूसरी बेटी को जन्म देते हुए पूनम की मौत हो गई। साक्षी अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसके पापा उसे नहीं बताते हैं कि उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अभी भी साक्षी को कुछ पता नहीं चलता है। सूरज अपनी दोनों छोटी बेटियों को नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए वो मीनू से दूसरी शादी कर लेता है। मीनू सूरज की दोनों बेटियां संभाल रही थी। मीनू सूरज की छोटी बेटी का नाम रितिका रखती है। साक्षी और रितिका मीनू को अपनी सगी माँ मानने लगी थी। बहुत साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती है, लेकिन तभी एक दिन अचानक सूरज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट में मारा जाता है। सूरज के जाने के कुछ दिनों बाद मीनू खुद में बोलती है, साक्षी और रितिका के लिए मेरा प्यार था क्योंकि मैं सूरज से प्यार करती थी। सूरज है ही नहीं तो इन दोनों के लिए मेरा प्यार किस बात का। सौतेली माँ ने फिर भी दोनों को बहुत प्यार दे दिया। इतना प्यार तो कोई सौतेली माँ नहीं देती है। अब मैं दिखाती हूँ सौतेली माँ क्या होती है। उसके बाद मीनू दोनों बहनों के पास जाती है और बोलती है, बहुत हो गया आराम और बहुत कर लिए हैं मजे। घर के काम पर कौन ध्यान देगा। घर के काम तो आप करती हो ना, हमें पढ़ाई करनी होती है। अच्छा, अब से कोई पढ़ाई नहीं होगी। मैं तुम दोनों की नौकर नहीं हूँ जो घर के काम करती रहूंगी। घर के काम करोगी तो खाना मिलेगा। अब देख लो, तुम्हारी मर्जी। पेट भरना है तो काम करना पड़ेगा, वरना भूखी रहना। इतना बोलकर मीनू चली जाती है। साक्षी दीदी, ये मम्मी को क्या हो गया है। आज से पहले मम्मी ने कभी भी हम दोनों से इस तरह से बात नहीं की है। कोई बात नहीं, इतना मत सोच। शायद मम्मी किसी बात पर परेशान होंगी, इसलिए बोला है। थोड़ी देर बाद अपने आप उनका मूड ठीक हो जाएगा और वो फिर से हम दोनों को प्यार करने लगेंगी। उसके बाद दोनों बहनें अपने स्कूल का होमवर्क करने लगती है। अगले दिन दोनों बहनें स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। मीनू दोनों को देखती है और उनके पास जाती है। कहाँ चली? मेरी कल की बात को तुम दोनों झूठ समझ रही थी क्या? अगर तुमने स्कूल जाने के लिए एक भी कदम बढ़ाया तो तुम दोनों के दोनों पैर तोड़ दूंगी। आपको क्या हो गया है मम्मी? मैं तुम दोनों की मम्मी नहीं हूँ। तुम दोनों मेरी बेटियाँ नहीं हो। तेरी मम्मी तो तेरी छोटी मनहूस बहन के पैदा होते ही मर गई। वो तो तेरे बाप ने मेरे से दूसरी शादी कर लिया, वरना तुम दोनों भी जल्दी अपनी माँ के पास पहुँच जाती। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत हैरान होती है। हैरान क्या हो रही हो तुम दोनों? मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। घर के कामों में लग जाओ। मेरे आने तक अगर सारा काम खत्म नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बोलकर मीनू चली जाती है। मीनू के जाने के बाद रितिका बहुत रोती है। दीदी, अब हम दोनों कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे। मुझे तो कोई काम करना भी नहीं आता है। रो मत मेरी बहन, अब हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। तू परेशान मत हो, मैं तुझे घर का कोई काम करने नहीं दूंगी। नहीं दीदी, मैं बैठी रहूंगी और आप घर का सारा काम करोगी। ये सब मैं कैसे देख पाऊंगी? आपने ही तो अभी कहा कि हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना है। फिर मैं आपको अकेले काम करने कैसे दे सकती हूँ? उसके बाद दोनों बहनें घर का काम करने लगती है। उस दिन से दोनों बहनें फिर से कभी स्कूल नहीं जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और साक्षी की सहेली रिंकी उसके घर आती है। साक्षी, इतने दिन हो गए, तुम दोनों बहनें स्कूल क्यों नहीं आती हो? तुझे पता है ना, ज्यादा छुट्टी करेगी तो मैम नाम काट देंगी। और तो और स्कूल में तुम दोनों की फीस भी रह रही है। मैं तेरी दोस्त हूँ, इसलिए बार बार मैं तुझे ही बोलती हूँ। आखिरकार इसके लिए मुझे तेरे घर आना ही पड़ा। रिंकी की बात मीनू सुन लेती है। इससे पहले साक्षी कुछ बोलती, मीनू वहाँ आती है और बोलती है, तू अपनी मैम को बोल दे कि इसका नाम काट दे। अब ये दोनों कभी भी स्कूल नहीं जाएंगी। अच्छा, लेकिन क्यों? तुझे जितना बोलने के लिए बोला है उतना बोल। हर बात जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोलने आई थी बोल लिया ना, चल अब जा अपने घर। मीनू की डांट सुनने के बाद रिंकी फिर से कुछ नहीं बोलती है और वापस अपने घर चली जाती है। उसके बाद दोनों बहनें फिर से काम में लग जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं।
बहुत सारा काम करने की वजह से रितिका बहुत कमजोर हो जाती है और उसे बुखार हो जाता है। दीदी, मेरा सर बहुत गर्म है और मुझे बहुत कमजोरी भी लग रही है। साक्षी रितिका के सर पर हाथ रखती है। अरे तुझे तो बहुत बुखार है, रुक मैं अभी मम्मी को बता कर आती हूँ। साक्षी मीनू के पास आती है। मम्मी, रितिका को बहुत तेज बुखार है, हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलो, अगर उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो वो मर जाएगी। मर जाएगी तो मर जाए, मेरे लिए तो अच्छा ही है। इसकी शादी के खर्चे का बोझ मेरे सर से उतर जाएगा। साक्षी को इस बार मीनू पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में सोचती है, इन्होंने जो जो बोला हम दोनों ने वो सब किया, और आज जब मेरी बहन बीमार हो गई है तो इनके पास इतने भी पैसे नहीं है जो इसका इलाज करवा पाए। एक बार रितिका ठीक हो जाए, उसके बाद हम दोनों इसको छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चले जाएंगे। उसके बाद साक्षी रितिका के पास जाती है और उसके सर पर ठंडे पानी में भिगोकर कपड़ा रखती है। मन ही मन साक्षी सोचती है, मैं अभी पड़ोस वाली आंटी से रितिका के इलाज के लिए पैसे उधार ले लेती हूँ, बाद में उन्हें दे दूंगी। साक्षी पड़ोस वाली आंटी के घर जाती है। आंटी, मुझे 1000 रुपए चाहिए। ऐसा क्या हो गया साक्षी? तेरी मम्मी को तो पता है ना कि तू पैसे लेने आई है। नहीं आंटी, प्लीज आप मुझे पैसे दे दो। मेरी बहन बहुत बीमार है और मेरी सौतीली माँ उसके इलाज के लिए पैसे नहीं दे रही है। उसके लिए रितिका का जाना बोझ कम हो जाना है, लेकिन मैं रितिका के बिना नहीं रह पाऊंगी। उस औरत को साक्षी पर तरस आता है और वो उसे पैसे दे देती है। उसके बाद साक्षी रितिका को अस्पताल लेकर जाती है। दवाई लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं और कुछ दिनों में ही रितिका पहले की तरह हो जाती है। रितिका, अब तू बिल्कुल ठीक हो गई है। अब हम इस औरत के साथ नहीं रहेंगे, मैं कहीं काम ढूंढ लूंगी। हाँ दीदी, बेशक हम कहीं भी जाकर भीख मांग ले, लेकिन इसके साथ नहीं रहेंगे। पर हाँ, जाते जाते इसे सबक जरूर सिखाएंगे। तभी वहाँ पर मीनू आ जाती है। किसको सबक सिखाने की बात चल रही है? किसी को भी तो नहीं। वो तो मैं बोल रही थी कि जल्दी काम कर ले, वरना मम्मी हमें पीटकर सबक सिखाएंगी। अच्छा, इतनी समझदार हो गई है तो जा घर के काम कर। आज मेरी सहेली आ रही है, इसलिए रोज की तरह साधारण खाना नहीं बनाना है। ठीक है मम्मी, मैं आपकी सहेली के लिए गाजर का हलवा और पूरी पनीर बनाऊंगी। चल रितिका, आज साथ में खाना बनाते हैं। दोनों किचन में जाती है और थोड़ी देर में सारा खाना बना लेती है। कुछ देर में मीनू की सहेलियाँ भी आ जाती है। दीदी, आ गई इसकी सहेलियाँ, अब सही मौका है इसे सबक सिखाने का। लेकिन कैसे? गाजर के हलवे में नमक डाल देते हैं, इसकी सहेलियाँ खाएंगी तो इसे बहुत सुना कर जाएंगी। ये तरकीब सुनकर साक्षी हंसती है और रितिका गाजर के हलवे में नमक डाल देती है। तभी मीनू की आवाज आती है, साक्षी खाना लेकर आ जा। उसके बाद साक्षी और रितिका खाना लेकर आते हैं। मैंने अपने हाथों से अपनी दोनों सहेलियों के लिए खाना बनाया है। मीनू की सहेलियाँ जैसे ही गाजर का हलवा खाती हैं, उन्हें उल्टी हो जाती है। वो दोनों गुस्से से मीनू को कहती हैं, मीनू, यही खिलाने के लिए तूने हमें बुलाया था? क्या हो गया? अरे गाजर का हलवा खा कर देख। मीनू गाजर का हलवा खाती है और उसे भी उल्टी हो जाती है। अरे, इसमें तो नमक डाल रखा है। तुम दोनों ने जानबूझकर मेरी बेइज्जती करने के लिए ये सब किया है ना? क्या बोल रही हो मम्मी? ये सब आपने ही तो सारा खाना बनाया था। मैंने कहाँ बनाया है? ये सब तो तुम दोनों ने बनाया है। वाह मीनू, खुद की गलती उन दोनों बच्चियों पर थोप रही है। अभी तूने ही तो कहा था कि हम दोनों के लिए तूने खाना बनाया है। तूने अपने घर बुलाकर हमारी बेइज्जती की है। अब हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। इतना बोलकर दोनों गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद मीनू बोलती है, तुम दोनों ने मुझे सबक सिखाने के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी? अब तुम दोनों दर दर भटकना। मीनू दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। चलते चलते साक्षी रितिका से बोलती है, रितिका, मैंने सोचा था कि मैं कहीं बाहर काम ढूंढ लूंगी, लेकिन एक दिन में मुझे काम कौन देगा? और आज हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? अरे दीदी, इतना मत सोचो, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। वैसे भी हमें तो कोई बहाना चाहिए था उस घर से निकलने का, इसलिए हमने जानबूझकर ये सब किया था। वो कर लिया तो आगे भी कुछ न कुछ हो ही जाएगा। वैसे भी उसने हमारे साथ जो भी किया उसका बदला तो हमने ले ही लिया है। चलते चलते दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाती है। उस जंगल में छोटी छोटी 2 नदियां थी, जिसे देखकर रितिका बोलती है,
दीदी, आपको ये दोनों नदी देखकर कुछ अजीब नहीं लग रहा? देखो तो, ज्यादा बड़ी और गहरी भी नहीं लग रही है और दोनों साथ में ही है। तभी एक नदी में से एक बच्ची की चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों भागते हुए वहां जाते हैं और देखते हैं वो बच्ची नदी में डूब रही है। दोनों बहनें तुरंत उस बच्ची की जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। दोनों बहनें नदी से बच्चे को बाहर निकालती है। तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? साक्षी के पूछने पर वो बच्ची कोई जवाब नहीं देती है और तभी अगले ही पल वो छोटी बच्ची खूबसूरत परी बन जाती है। मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। तुम दोनों इस नदी के बारे में ही बात कर रही थी। ये नदी मेरी परी माँ ने बनाई है। ये मेरी परी माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए उनके जाने के बाद मैं यहीं रहने लगी। और हाँ, मुझे तुम दोनों को देखकर लग रहा था कि तुम दोनों अनाथ हो, इसलिए मैंने तुम दोनों की परीक्षा ली। हाँ, हमें हमारी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया है और अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे। बस इतनी सी बात। तुम्हारी अच्छाई तो मुझे पहले ही पता लग गई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये दोनों जादुई नदियाँ हैं। पहली नदी और दूसरी नदी, दोनों में एक एक मस्कारा है। तुम दोनों मस्कारे नदी से जाकर ले लो। साक्षी पहली नदी में जाती है और रितिका दूसरी नदी में जाती है और दोनों एक एक मस्कारा लेकर बाहर आ जाते हैं। ये जादुई मस्कारा है। ये दोनों एक एक बार ही अपना जादू दिखा सकती है। अब ये तुम्हारी बुद्धिमानी पर है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगी। 2 बार इस्तेमाल करके फिर से तुम दोनों ये दोनों मस्कारा नदी में डाल देना। अभी मैं यहाँ से चलती हूँ। परी वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें दोनों मस्कारा का उपयोग सोचने लगती है। कुछ देर सोचने के बाद साक्षी बोलती है, हमें पहले मस्कारा से एक घर मांग लेना चाहिए और दूसरे मस्कारा से एक किराने की दुकान। घर में हम रह लेंगे और किराने की दुकान से हम अपना गुजारा कर सकते हैं। रितिका को ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है और उसके बाद दोनों बहनें दोनों मस्कारा से एक घर और एक दुकान ले लेती है और फिर से मस्कारों को दोनों नदी में डाल देती हैं। उस दिन से दोनों बहनें दुकान में काम करती थी और अच्छे से अपना गुजारा करती थी। इस तरह दोनों बहनों के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती हैं। सीतामढ़ी नामक गांव में कोमल नाम की एक अनाथ गरीब लड़की रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से ही कोमल अकेले रहा करती थी। जब भी कोई त्योहार आता था तो कोमल बहुत उदास हो जाया करती थी, क्योंकि उसके पास त्योहार मनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, जिस वजह से आस पड़ोस की लड़कियां कोमल का बहुत मजाक बनाती थी और उस पर हंसती थी। फिर एक दिन कोमल की क्लास में पढ़ने वाली ज्योति नाम की लड़की अपने जन्मदिन की पार्टी में सबको इनवाइट करती है। सुनो गाइस, आप सबको पता ही है कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरे पिता ने मेरे जन्मदिन को खास मनाने के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी है। तो शाम को तुम सभी अच्छे से तैयार होकर मेरे घर पहुंच जाना। हम सब बहुत मजे करेंगे। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती है। कोमल भी बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को सभी लड़कियों के साथ कोमल ज्योति के घर पहुंच जाती है। कोमल को देखकर ज्योति ताना कसते हुए बोलती है, अरे तुझे यहाँ आने के लिए किसने कहा था? जहाँ आकर तू मेरी बेइज्जती करवा रही है। यहाँ देख, सब कितने अच्छे से तैयार होकर आई हैं और तू खुद को देख कैसी भिखारन लग रही है। गिफ्ट ना सही, कम से कम ढंग के कपड़े ही पहनकर आ जाती। इतना बोलकर ज्योति के साथ उसकी सारी सहेलियाँ कोमल पर हंसने लगती है। कोमल को बहुत बुरा लगता है। ठीक है ज्योति, अगर तुम्हें मेरा पार्टी में आना अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर कोमल उदास होकर पार्टी से घर को लौट आती है और घर आकर बहुत रोती है, परंतु कोमल को चुप कराने वाला कोई नहीं होता। कोमल खुद ही अपने मन को सांत्वना देकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कोमल घर में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ उड़ते हुए अचानक से एक घायल परी आ जाती है और कहती है, सुनो लड़की, मैं परी देश की रहने वाली हूर परी हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ आज पृथ्वी लोक पर पिकनिक मनाने आई थी, लेकिन तभी परियों का शिकार करने वाली विशाखा जादूगरनी ने हम पर हमला कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी हूँ। तुम प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कर दो।
ये तो बहुत बुरा हुआ परी आपके साथ, लेकिन मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, आप बताइए। कोमल, मैंने देखा तुम खाना बना रही थी, मैंने कुछ खाया नहीं है, पहले मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने जस्ट अभी ही गरम गरम खाना बनाया है। कोमल जल्दी से परी को खाना निकाल कर देती है और उसे खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, तुमने मुझे खाना खिलाया, परंतु वो जादूगरनी मुझे ढूंढते हुए किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, तुम मुझे जल्दी से अपने घर में कहीं छुपा दो ना। परी की बात सुनकर कोमल परी को अपने घर के पीछे वाले तहखाने में छुपा देती है। परी आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, आप चिंता मत करो। तभी कोमल के दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई है अंदर? गेट खोलो। परी लगता है जादूगरनी आपको ढूंढने आ गई है, पर आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। कोमल जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ विशाखा जादूगरनी खड़ी होती है। सुनो लड़की, मैं किसी परी का पीछा कर रही हूँ, क्या तुम्हारे घर कोई परी आई है? देखो, मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, अगर तुम्हारे घर परी आई है तो शराफत से बता दो, मैं बहुत ही बेरहम और दुष्ट जादूगरनी हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है लड़की कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, समझी? आप किस परी की बात कर रही हैं जादूगरनी जी? मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी परी को नहीं देखा। क्या सच में परियां होती हैं? बताइए ना जादूगरनी जी, अगर होती हैं तो मुझे उनसे मिलना है। क्या आप मुझे परी से मिलवा सकती हो? देखो लड़की, मैं यहाँ तुम्हारी फालतू की बातें सुनने नहीं आई हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, चल भाग यहाँ से। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही कोमल अपने घर का दरवाजा बंद करती है और परी को तहखाने से बाहर निकालती है। परी जी आप बाहर आ सकती हैं, वो जादूगरनी चली गई। परी बाहर आती है और फिर दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं। तभी परी की बाकी की परी सहेलियां भी हूर परी को ढूंढते हुए वहां आ जाती है, जिन्हें देखकर हूर परी बहुत खुश हो जाती है। फिर हूर परी कोमल से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने आज मेरी जान बचाई और अब मेरी बाकी की सहेलियां भी आ गई है, इसलिए मुझे अब जाना होगा, परंतु मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने वापस आऊंगी। इतना कहकर हूर परी अपनी बाकी सहेलियों के साथ गायब हो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कोमल का जन्मदिन आने वाला होता है। तभी एक दिन कोमल की पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली राधिका कोमल के पास आती है और कहती है, सुनो कोमल, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना? जन्मदिन मुबारक हो कोमल, क्या तुम अपने जन्मदिन पर मुझे केक नहीं खिलाओगी? शुक्रिया राधिका, पर राधिका तुम तो जानती ही हो मैं भी तुम्हारी तरह बहुत गरीब हूँ, मेरे पास केक खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, वरना मैं तुम्हें पक्का केक खिलाती। अरे कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, तो परेशान क्यों हो रही है? कोमल और राधिका आपस में बात कर रही होती है। तभी वहाँ हूर परी प्रकट हो जाती है। उसे देखकर कोमल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे परी जी, आप अचानक यहाँ? सब ठीक तो है ना? क्या उस जादूगरनी ने फिर से आपको परेशान किया? नहीं कोमल, उस जादूगरनी ने मुझे परेशान नहीं किया। उस दिन मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और मुझे ये भी पता चल गया था कि आज के दिन तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैंने उस दिन तुम्हारी कोई मदद नहीं करी। पर आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए आज मैं यहाँ तुम्हारा जन्मदिन मनाने आई हूँ। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी से कोमल के कपड़े को एक बहुत ही सुंदर कपड़ों में बदल देती है और साथ ही उसके घर को भी एक बहुत ही बड़ा और शानदार घर बना देती है और पूरे घर को अच्छे से सजा देती है और वहाँ पर एक बहुत ही शानदार और बड़ा सा केक प्रकट करती है और कहती है, कोमल, ये एक जादुई केक है जो कभी खत्म नहीं होगा और तुम इस केक से अपने पसंद की कुछ भी चीज मांग सकती हो। ये केक तुम्हारी सारी विश को पूरा करेगा और आज हम तुम्हारा जन्मदिन गरीब लोगों के साथ बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। तुम्हारे जितने भी दोस्त लोग हैं, सबको तुम बुला लो। कोमल बहुत खुश होती है और अपने सभी दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाती है। ज्योति, आज मेरा जन्मदिन है, तो तुम जल्दी से तैयार होकर मेरे जन्मदिन की पार्टी में आ जाओ। मैं अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मना रही हूँ। अच्छा जी, चल ठीक है, आ जाऊंगी।
कोमल एक एक करके अपने सभी दोस्तों को बुलाती है। ज्योति कोमल का इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर चौंक जाती है। फिर कोमल केक काटती है और सबसे पहले परी को खिलाती है। मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। ये सब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी अपना जन्मदिन इतनी धूमधाम से मना पाऊंगी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है कोमल, तुम जैसी अच्छी लड़की की मदद करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है और उस दिन तुमने भी तो मेरी मदद की थी। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं हर साल तुम्हारा इसी तरह से जन्मदिन मनाऊंगी। इस तरह कोमल और परी की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। अब से कोमल की जिंदगी में कोई दुख परेशानी नहीं होता। वो अपने बड़े से घर में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। सीमापुर नाम के एक गांव में निधि नाम की एक लड़की रहती थी। निधि बहुत ही गुणवान और सुशील लड़की थी। वो बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता दोनों उसको छोड़कर चले गए थे। तब से वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। निधि के चाचा चाची की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो निधि को बहुत प्यार करते थे। वो लोग कभी भी निधि को किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। निधि भी अपने चाचा चाची से बहुत प्यार करती थी। निधि का स्कूल पूरा हो चुका था, इसलिए उसके चाचा ने गांव के सबसे महंगे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया था। निधि भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। पढ़ाई के साथ साथ निधि दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन सुबह सुबह निधि कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी चाची ने कहा, निधि बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट ब्रेड ऑमलेट बनाए हैं। अरे वाह चाची, ये तो मुझे बहुत पसंद है। आप रुकिए, मैं फटाफट रेडी होकर आती हूँ। निधि फटाफट रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। वो देखती है कि उसकी चाची ने उसके ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट और जूस रखा है। खुशी खुशी निधि सारा नाश्ता कर लेती है और अपनी चाची को बाय बोलकर कॉलेज जाने लगती है। तभी उसके चाचा वहाँ आते हैं और कहते हैं, सुनो निधि बेटा, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी चाची के घुटनों में कितना दर्द रहता है, इसलिए मैंने हॉस्पिटल में आज ही अपॉइंटमेंट ले रखी है। मैं तो मीटिंग में फंस जाऊंगा, इसलिए आ नहीं पाऊंगा। तुम अपनी चाची को लेकर हॉस्पिटल चली जाओगी। हाँ चाचा जी, क्यों नहीं, चाची मेरा इतना ध्यान रखती है। मैं आज कॉलेज से जल्दी आ जाऊंगी और चाची को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊंगी। ऐसा कहकर निधि कॉलेज चली जाती है और वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ते पढ़ते एकदम से उसका ध्यान अपने मोबाइल फोन पर जाता है। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी, आज मुझे चाची को लेकर हॉस्पिटल जाना था। अभी भी 15 मिनट है, फटाफट घर के लिए निकलती हूँ। निधि जल्दीबाजी में घर के लिए निकलने लगती है। वो अपने क्लासरूम से बाहर निकलती ही है कि तभी उसकी फ्रेंड उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रही हो मैडम? अभी टाइम नहीं हुआ है घर जाने का, अभी एक लेक्चर और लेना बाकी है। यार कविता, मुझे जल्दी घर जाना है। आज मुझे चाची को लेकर हॉस्पिटल जाना है और मैं भूल गई थी। चल ठीक है, तू जा। वैसे मैं तुझे थैंक यू बोलने आई थी। कल वाले टेस्ट में तूने मेरी मदद की थी ना, इस कारण मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच, तू सच में बहुत अच्छी है। अरे पागल, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है। अच्छा चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। निधि जल्दीबाजी में घर जाने लगती है और इसी जल्दीबाजी के कारण एक बस के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और उसका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। निधि बेहोश हो जाती है। उसके पैरों से बहुत खून निकल रहा था। उसके आसपास के लोग उसका फोन लेकर उसकी चाची को फोन कर देते हैं। उसकी चाची अपने पति को बताती है और फिर दोनों पति पत्नी भागे भागे निधि के पास आते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। निधि की चाची का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। देखिए ना जी, मेरी बच्ची को क्या हो गया? ये मुझे हॉस्पिटल ले जाने के कारण ही जल्दी जल्दी आ रही होगी और जल्दीबाजी में ये सब हो गया। अगर निधि को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। भैया भाभी ने अपनी अमानत हमें सौंपी थी, हम वो भी संभाल कर नहीं रख पाए। हमारी निधि को कुछ नहीं होगा भाग्यवान, शुभ शुभ बोलो, देखना वो तुरंत ठीक हो जाएगी। निधि के चाचा चाची हॉस्पिटल के एक कॉरिडोर में सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं और निधि के चाचा चाची से कहते हैं, देखिए निधि का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, बताइए ना। निधि का एक पैर हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया है। वो पैर अब उसका कभी काम नहीं करेगा, इसलिए वो एक पैर से अपाहिज हो चुकी है।
इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। निधि की चाची और चाचा की तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागे भागे निधि के पास जाते हैं और निधि को देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद निधि को होश आता है। तब उसे पता चलता है कि उसका एक पैर हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया है। ये जानकर निधि को भी बहुत बुरा लगता है और वो अपने चाचा चाची से कहती है, चाचा चाची, ये सब क्या हो गया? मैं अब कभी चल फिर नहीं पाऊंगी, न ही कॉलेज जा पाऊंगी। ये मेरे साथ क्यों हुआ? तभी निधि के चाचा उसको हौसला देते हुए बोले, निधि बेटा, इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और हम तुम्हारा बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाएंगे और तुम्हारा पैर ठीक करवा कर ही रहेंगे। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे और देखते देखते 2 साल बीत गए। निधि ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। उसके चाचा ने कई बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की, लेकिन निधि के पैरों का इलाज कहीं नहीं मिला। निधि का पैर ठीक हो पाएगा, इसकी उम्मीद सबने छोड़ दी थी। एक दिन चाची चाचा से कहती है, अजी सुनिए ना, ये तो हम दोनों को पता है कि अब निधि का पैर कभी नहीं ठीक हो पाएगा। एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर हम उसकी शादी करवा देते हैं, वो भी अपना घर बसा लेगी। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है भाग्यवान, लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो कि निधि अपाहिज हो चुकी है। उससे शादी करने के लिए कौन सा लड़का तैयार होगा? जी हम बहुत सारा दहेज देंगे, इतना पैसा देंगे कि वो लड़का शादी के लिए मना कर ही नहीं पाएगा। कुछ दिन मेरी बिटिया को दिक्कत होगी, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। उसके बच्चे होंगे, उसका घर बस जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। चाचा चाची की बात मान लेता है और निधि के लिए लड़का ढूंढने लगता है। कुछ दिनों में चाचा को एक लड़का मिल जाता है, जिनका परिवार थोड़ा गरीब था। पैसों की लालच में वो लोग निधि से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निधि का चाचा मिठाई का डब्बा लेकर खुशी खुशी घर आता है। भाग्यवान, अरे कहाँ हो? निधि बिटिया कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, खुशखबरी लेकर आया हूँ। निधि के चाचा की आवाज सुन चाची दौड़ी दौड़ी आती है और निधि भी बैसाखी की सहायता से हॉल में आती है और कहती है, क्या हुआ चाचा जी? आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसी कौन सी खुशी की बात है, मुझे भी बताइए। बेटा, अभी अभी तुम्हारी शादी तय करके आ रहा हूँ। लड़के वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाय, ये तो सच में खुशी की बात है। लाइए मुंह मीठा कराइए। सब खुश थे, लेकिन निधि उदास हो जाती है और कहती है, चाचा जी, क्या आपने लड़की को ये बताया कि मैं अपाहिज हूँ, मेरा एक पैर काम नहीं करता? हाँ बेटा, मैंने उससे बताया। उसके बावजूद भी वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। हाँ बेटा, यही तो खुशी की बात है। अब निधि भी बहुत खुश थी। उसको इस बात का पता ही नहीं था कि उसके ससुराल वालों ने पैसे के लालच में उससे शादी के लिए हाँ की है। कुछ दिनों में निधि की उस लड़के से शादी हो जाती है। लड़के का नाम पप्पू था। पप्पू के परिवार में 4 लोग थे। पप्पू खुद, उसका पिता, उसकी माँ और उसकी एक बहन। जब निधि शादी करके उस घर में गई तो पप्पू की माँ और बहन का मुंह बन गया और उसकी बहन अमीशा बोली, लो जी, ले आए लंगड़ी बहू। कहा था मैंने, इतना लालच ठीक नहीं है। दहेज के लालच में लंगड़ी लड़की से शादी कर ली। अमीशा के मुंह से ऐसे वचन सुन निधि को बहुत बुरा लगता है और उसको समझ आ जाता है कि उसके चाचा चाची ने बहुत सारा दहेज देकर शादी के लिए हाँ करवाई है। उसको बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अमीशा के ससुराल में उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं होती थी। एक दिन निधि का ससुर ऑफिस से घर आता है और कहता है, अरे घर में कोई है क्या? एक गिलास पानी पिला दो। अपने ससुर की आवाज सुन निधि बैसाखी के सहारे गिलास में पानी लेकर आती है। ये देख उसका ससुर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम पानी लेकर क्यों आई हो? अब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि मैं किसी लंगड़ी के हाथों का पानी पीऊंगा। अमीशा बेटा, मेरे लिए पानी लेकर आओ तुम। उसके बाद अमीशा पानी का गिलास लेकर आती है और उसका ससुर वही पानी पीता है। निधि का पति तो उससे बात भी नहीं करता था। निधि को वहाँ बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। उससे कोई बात करने वाला ही नहीं होता था। एक दिन निधि अपने पति से बोली, सुनिए जी, शादी के कितने दिन हो गए, चाचा चाची की याद आ रही थी। थोड़े दिन के लिए चली जाऊं? तुम्हें जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, समझी?
ऐसा कहकर पप्पू नहाने बाथरूम में चला जाता है। निधि उदास होकर बेड पर बैठ जाती है। तभी अचानक से पप्पू के फोन पर किसी का कॉल आता है। निधि वो कॉल उठा लेती है। तभी वहाँ से आवाज आती है, हेलो बेबी, कहाँ रह गए तुम? 10 बजे मिलने की बात हुई थी हमारी और अभी तक तुम्हारा कॉल भी नहीं आया। जल्दी आओ, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। निधि बिना कुछ बोले फोन काट देती है। थोड़ी देर में पप्पू नहा कर आता है और तैयार होने लगता है। निधि उसे देख रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे पूछे कि वो कहाँ जा रहा है। अंत में हिम्मत करके निधि पूछ ही लेती है, आप किसी लड़की से मिलने जा रही हैं क्या? तो मैं उससे क्या मतलब? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ और कुछ दिनों में उससे शादी भी करूँगा। कुछ कर सकते हो तो कर लो। अब तो पप्पू उसके सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लिया करता था और कभी कभी तो उसे घर भी ले आया करता था। निधि की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। एक दिन वो छत पर बैठकर रो रही थी। उसकी रोने की आवाज सुन वहाँ पर एक परी आई। परी ने निधि से कहा, क्या हुआ निधि, तुम रो क्यों रही हो? निधि परी को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। फिर मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हारा नाम जाना। मैंने सोचा मैं तुम्हारी मदद करूँ। तुम्हें क्या परेशानी है, बताओ मुझे। उसके बाद निधि उस परी को सारी बात बताती है। निधि की सारी बात सुनकर परी उससे कहती है, तुम चिंता मत करो निधि, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर परी वहाँ पर 2 जादुई नेल पॉलिश प्रकट करती है और कहती है, ये जादुई 2 नेल पॉलिश है। ये दोनों नेल पॉलिश अलग अलग प्रकार की है। लाल वाली नेल पॉलिश जैसे ही तुम अपने पैरों में लगाओगी, तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और दूसरी नेल पॉलिश तुम अपने हाथों में लगाना। ऐसा करने से तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे प्यार करने लगेंगे। इतना कहकर परी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। दोनों नेल पॉलिश पाकर निधि बहुत खुश होती है। वो खुशी खुशी लाल वाली नेल पॉलिश अपने पैरों में लगाती है। उसके ऐसा करते ही उसके पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो बिना बैसाखी के ही चलने फिरने लगती है। ये देख निधि बहुत खुश होती है और उछलते हुए सीढ़ियों से नीचे जाती है। उसे लगता है उसके ससुराल वाले उसे देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। फिर निधि अपने मन में सोचती है, अरे इन्होंने तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। आइडिया, परी की दी हुई दूसरी नेल पॉलिश भी तो मेरे पास है। निधि परी की दी हुई दूसरी नेल पॉलिश अपने हाथ में लगा लेती है और किचन में खाना बनाने चली जाती है। खाना बनाकर वो अपने ससुराल वालों को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। खाना खाने के बाद उसकी सास कहती है, अरे वाह बहू, आज तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ, आज भाभी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। भैया आप बताओ, भाभी के हाथ का खाना कैसा लगा? सच में निधि, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। निधि का ससुर भी उसकी तारीफ करता है। पहली बार अपने ससुराल वालों के मुंह से अपने लिए अच्छा सुनकर निधि को बहुत अच्छा लगता है। वो समझ जाती है कि ये सब परी की दी हुई नेल पॉलिश के कारण हुआ है। धीरे धीरे सबको उससे लगाव होने लगता है और उसका पति भी धीरे धीरे निधि की तरफ मोहित होने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है। एक दिन निधि का पति अपने सभी घर वालों के सामने निधि से पूछता है, निधि एक बात बताओ, हमें अच्छे से पता है कि तुम अपाहिज थी, इसलिए तुम्हारे चाचा चाची ने हमें बहुत सारा दहेज दिया था। ये बात सच है कि मैंने दहेज के चक्कर में तुमसे शादी की थी, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मुझे आज तुमसे ये पूछना है कि तुम्हारा पैर ठीक हुआ कैसे? निधि मुस्कुराती है और अपने सभी ससुराल वालों को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर उनको खुद में शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनका प्यार पाने के लिए निधि ने क्या कुछ नहीं किया। सब उससे एक एक करके माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो निधि, अब से मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करूँगा। आज मैं तुम्हें दिल से पत्नी मानता हूँ। वो पूरा परिवार निधि को अपना लेता है। तभी निधि देखती है कि उसके चाचा चाची उसके ससुराल आए हैं। वो अपने चाचा चाची से मिलकर बहुत खुश होती है और उन्हें भी सारी बात बताती है। वो पूरा परिवार आज रात निधि के हाथ से बना हुआ खाना खाता है। इस तरह परी के दिए हुए जादुई 2 प्रकार के नेल पॉलिश के कारण निधि का बिखरा हुआ जीवन संवर जाता है।